हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे, ये अकाउंटेंसी क्लास 11th कॉमर्स का वीडियो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हम लोग का वीडियो नंबर 2 है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे, जो वीडियो नंबर 1 था उसमें हम लोग जाने थे लेखांकन किसे कहते हैं, लेखांकन का अर्थ हम लोग जाने थे, उसका उद्देश्य जाने थे, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल था उसको भी हम लोग पिछला वीडियो में जाने थे। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जा कर के वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो हम लोग ये जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 2 है, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ टर्म सब जानेंगे, जैसे कि कैपिटल किसे कहते हैं, कैपिटल का कितना टाइप्स होता है, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी, डेटर क्या होता है, देनदार क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, लेनदार क्या होता है। मतलब कि यही टर्म सब हम लोग जानेंगे, जो कि 11th में ये टर्म सब जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर ये टर्म सब आप नहीं जानेंगे तो आगे जो चैप्टर आएगी या फिर कोई भी सॉल्यूशन बनाइएगा, तो अगर ये टर्म सब पता नहीं रहेगा तो आप लोग को बहुत ही दिक्कतें हो सकती है समझने में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और सभी टर्म को समझिए। अगर टर्म कोई समझने में प्रॉब्लम आती है या फिर दिक्कतें आती है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई तुरंत मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए, और हम लोग जानते हैं कि कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल मतलब कि पूंजी। ये कैपिटल क्या है? उस धनराशि को पूंजी कहा जाता है जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। देखिए, कैपिटल उसको कहा जाता है जो व्यवसाय का जो हेड होते हैं, मतलब कि मालिक होते हैं, वो व्यवसाय में लगाते हैं। ठीक है, जो बिजनेस का जो मालिक होते हैं, ऑनर जो होते हैं, वो जो है जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, उसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल यानी कि पूंजी बोलते हैं। इसी राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है, और वही राशि जो होता है, जो पूंजी लगाता है, जो पैसा लगाता है बिजनेसमैन अपने बिजनेस में, उसी को हम लोग मतलब कि उसी से जो है बिजनेस को चालू किया जाता है, शुरू किया जाता है, जो पैसा लगाया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा शुरू में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पूंजी किसे कहते हैं। जो बिजनेसमैन यानी कि व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसाय में लगाया गया रुपया होता है, उसी को हम लोग पूंजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पूंजी को 2 निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया। ये पूंजी जो है यानी कि कैपिटल जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में विभक्त किया गया है। तो आपको पूंजी तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब पूंजी को 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्थिर पूंजी और दूसरा कार्यशील पूंजी। अब ये स्थिर पूंजी क्या होता है, कार्यशील पूंजी क्या होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारे जो टर्म है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया गया है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये जो है ना 11th जो होता है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होता है कॉमर्स वालों के लिए। क्योंकि देखिए, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 1 से लेकर के 10 तक में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप आर्ट्स में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते भी है, साइंस लेते हैं तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते भी है 1 से लेकर के 8 तक 10 तक, लेकिन आप कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि ये अकाउंटेंसी या फिर बीएसटी, ये सब आपको जो है सो 1 से लेकर के 8 तक नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, 10 तक। तो ये 11 जो होता है ना क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें यही टर्म सब आपको सिखाया जाएगा। लेजर, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 11 के लिए। तो ये टर्म सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये टर्म सब को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको 12th में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी क्या होता है। तो स्थिर पूंजी संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है वह स्थिर पूंजी कहलाती है।
जैसे मशीनरी तथा संयंत्र का क्रय, भूमि का तथा भवन का क्रय। मतलब कि स्थिर पूंजी वह होता है, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल वह होता है जो संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है, धनराशि जो लगाई जाती है उसको स्थिर पूंजी कहते हैं। और ये स्थिर पूंजी एक लंबे समय के लिए लगाई जाती है, ठीक है, एक लंबे समय के लिए। एक उदाहरण से आप समझिए, अगर कोई चाय का दुकान खोलता है तो चाय का दुकान खोलने के लिए सबसे पहले उसको गैस स्टोव की ज़रूरत पड़ेगी और सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और वो जो गैस स्टोव और सिलेंडर होगी वो उसका फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा। वो जो है जब तक रहेगा तब तक, जब तक उसका चाय का दुकान रहेगा, बिजनेस चलेगा, तब तक के लिए वो सदा रह जाएगा। भले उसका गैस ख़त्म हो जाएगा सिलेंडर में का, लेकिन वो जो सिलेंडर है और गैस स्टोव है वो हमेशा उसके बिजनेस में रह जाएगा। तो ये जो स्थिर पूंजी होता है ना, एक लंबे समय के लिए बिजनेस में लगाई जाती है, ठीक है। आई होप आप लोग को स्थिर पूंजी समझ में आया होगा। वह धनराशि लगाई जाती है संपत्ति प्राप्त करने के लिए, जो धनराशि लगाई जाती है उसे स्थिर पूंजी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में मशीन तथा भूमि, यानी कि मशीन और लैंड या फिर ज़मीन या फिर बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? तो कार्यशील पूंजी पूंजी का वह भाग जो व्यवसाय के दैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, दैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है, उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे कि अगर चाय का दुकान खोला गया तो उसमें चाय बनाने का जो सामग्री होता है, सामान जो होता है, जैसे कि चीनी, चाय पत्ती, ये सब जो है ना डेली खरीदेगा, रोज़ खरीदेगा। ये नहीं कि 1 साल के लिए ख़रीद लिया और वही चला, ऐसा नहीं। वो रोज़ खरीदेगा, 2 दिन पे, 5 दिन पे, 1 सप्ताह पे खरीदते ही रहेगा वो, ठीक है, जब तक उसका बिजनेस चलेगा। तो ये कार्यशील पूंजी जो है ना वो दैनिक खरीदने वाला चीज़ है, मतलब कि जल्दी जल्दी खरीदने वाला, हमेशा खरीदने वाला चीज़ है ये कार्यशील पूंजी। लेकिन स्थिर पूंजी हमेशा के लिए एक बार ही खरीद लिया जाता है। तो कार्यशील पूंजी का डेफिनेशन आप इस प्रकार बोलेंगे, पूंजी का वह भाग जो व्यवसाय के दैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी क्या होता है? चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, यानी कि करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है, कार्यशील पूंजी का फार्मूला होता है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो आप याद रखेंगे इसका, कार्यशील पूंजी का यानी कि वर्किंग कैपिटल का अगर कोई पूछेगा फार्मूला तो आप बोलेंगे करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। यानी जो करेंट लायबिलिटीज़ यानी कि चाय के दुकान में जो कार्यशील पूंजी है, यानी कि जो पूंजी मतलब कि कार्य में लगा हुआ है, वो कैसे निकालेंगे? तो ये निकालने का फार्मूला होता है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। जो उसके पास संपत्ति है उसको माइनस कर देंगे दायित्व से, तो कार्यशील पूंजी निकल जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो टर्म है उसको समझते हैं। तो यहाँ तक आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही समझने में या फिर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो रही है इससे रिलेटेड, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे और ग्रुप में पूछ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लास, तो इस क्लास में एक्टिव रहिए और समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये देखिए आगे का जो टर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है देनदार। ये देनदार क्या होता है? जिसको इंग्लिश में डेटर बोलते हैं, ठीक है। इसको कोई स्टूडेंट डेबिटर नहीं पढ़िएगा, ठीक है। इसमें डेटर, इसको डेटर ही पढ़िएगा, इसको डेटर पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि ये बी जो होता है वह साइलेंट होता है। तो देनदार, डेटर, ये क्या होता है? तो वे व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि जिनसे धन वसूलना रहता है अथवा जिनके पास संस्था की राशि देय है उन्हें देनदार कहते हैं। अब ये देखिए देनदार क्या होता है? तो एक वैसे व्यक्ति, एक वैसे आदमी जो संस्था या फिर फर्म या फिर उद्योग या फिर कंपनी या फिर निगम आदि जिनसे धन वसूलना रहता है। देखिए आप एक एग्जाम्पल से समझिए, उदाहरण से समझिए। जैसे कि आपका दुकान है, ठीक है, और आप किसी को उधार सामान बेचें, तो वो ग्राहक जो होगा वो कुछ आपसे मान लीजिए उधार ले लिया, तो वो जो उधार लिया
तो वो आपको कभी ना कभी पैसा देगा ही। तो वो जो हुआ ग्राहक जो उधार लिया है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, देनदार, क्योंकि वो कभी ना कभी आपको पैसा देगा। तो आपको जिससे वसूलना है पैसा वो हो जाएगा देनदार। तो देनदार क्या होता है, वैसे व्यक्ति जो कंपनी या निगम आदि जिनसे धन वसूलना रहता है, जिससे धन हमको मिलने वाला या फिर वसूलना रहता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं, यानी कि देनदार कहते हैं। आगे है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। और आगे है व्यय यानी कि एक्सपेंसेज। व्यय यानी कि एक्सपेंसेज जो हम लोग खर्च करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, तो आगाम की प्राप्ति के लिए, मतलब कि आगे की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत को व्यय कहते हैं। देखिए, आगे प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं एवं सेवा की लागत जो होता है, जैसे कि अगर हम लोग चाय का दुकान खोलें, ठीक है, चाय का जो दुकान खोलेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा, यानी कि खर्च करना पड़ेगा। अब ये खर्च बहुत सारी चीज़ में हो सकता है। खर्च हम लोग सिलेंडर खरीदेंगे, गैस स्टोव खरीदेंगे, बोर्ड बनाना पड़ेगा, दुकान बनाना पड़ेगा। तो इस सब के लिए जो है, मतलब कि आगे पैसा कमाने के लिए, भविष्य में पैसा कमाने के लिए वो जो दुकान खोलेंगे उससे तो पैसा ही मिलेगा ना, पैसा ही कमाएंगे ना। तो वो आगे पैसा कमाने के लिए जो शुरू में लगाया जाता है, बिज़नेस स्टार्ट करने के समय जो लगाया जाता है पैसा, उसी को हम लोग व्यय बोलते हैं, यानी कि एक्सपेंस बोलते हैं। यह आगाम की प्राप्ति के लिए, आगे के प्राप्ति के लिए, वसूल के लिए प्रयोग की गई वस्तु या फिर सेवा की लागत, वस्तु या फिर सेवा की लागत को व्यय कहते हैं, ठीक है। सेवा किस प्रकार, तो वस्तु तो हम लोग खरीद लिए हैं, वो सामान सब। अब सेवा, अब देखिए कोई मजदूर है तो वो आपकी दुकान में आपका जो है कारपेंटर, तो वो रैक सब बनाएगा, फिर प्लास्टर या फिर कुछ इस प्रकार का कोई काम करेगा मजदूर, तो उसमें सेवा वो आपके लिए करेगा, सर्विस आपको देगा। तो वस्तु तथा सेवा की लागत को व्यय कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, विज्ञापन। आप जो दुकान खोलेंगे तो उसका विज्ञापन करवाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा, तो वो विज्ञापन व्यय हुआ। कमीशन भी देना पड़ेगा आपको। हार्स क्या होता है, डिप्रिसिएशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे कि आप दुकान खोलें, जैसे कि आप हार्स क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए आप एक मोबाइल लिए, ठीक है, मोबाइल लिए, कोई भी कंपनी का मोबाइल लिए शुरू में जो निकला, अब वो जो निकला है, अब वो जो है आप जो जब मतलब लिए हैं तब से वो 1 साल हो गया अब तक, ठीक है। अगर आप लिए हैं वो 10,000 में, तो क्या अभी उसका जो प्राइस होगा वो 10 ही हज़ार होगा? वो अभी 10,000 में कोई खरीदेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अभी 10,000 में नहीं खरीदेगा, उसका ना दाम जो है सो घट गया होगा, या फिर वो पुराना हो गया होगा। अगर 10,000 दाम है भी अभी तक, तो वो भी आपसे अभी कोई ग्राहक 10,000 में नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? पहली बात तो वो सेकेंड हैंड हो गया, और दूसरी बात ये है कि वो उसको आप यूज किए हैं, और यूज किए हैं तो उसमें डिप्रिसिएशन लागत हुआ है। ये डिप्रिसिएशन मतलब कि यूज करने से जो कॉस्ट घटता है, लागत जो घटता है, रुपया यानी कीमत जो घटता है यूज करने से, तो उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन यानी कि हार्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हुआ, जैसे कि किराया, वेतन, ये सब भी। किराया, आप चाय का दुकान खोले तो उसमें किराया तो देना ही पड़ेगा ना, रेंटर को रेंट देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा, कोई स्टाफ रखे हैं तो उसको सैलरी देना पड़ेगा, वेतन। तो ये सब जो हो जाएगा वह व्यय का एग्जाम्पल है, एक्सपेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे है आय यानी कि इनकम। अब ये इनकम क्या है? इनकम, तो देखिए इनकम और प्रॉफिट एक नहीं समझिएगा, ये डिफरेंस होता है, अंतर होता है इस दोनों में, ठीक है। तो इनकम क्या होता है, आय क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा इनकम क्या होता है, देखिए 11th में यही टर्म सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ ये टर्म सबको अच्छे से समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बार बार कहते हैं, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे या फिर ग्रुप पे पूछ लीजिए, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा।
चूँकि अभी बहुत सारा स्टूडेंट है जो कि गांव में फंसा हुआ है, और स्पेशली बिहार बोर्ड का स्टूडेंट जो है वो गांव में फंसा हुआ है, तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। देखिए, पढ़ना हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एग्ज़ाम के लिए नहीं, नॉलेज के लिए भी। तो आप प्लीज़ नॉलेज के लिए ही पढ़ लीजिए और ये सब को क्लास कीजिए, ये सब टर्म जानिए जो कि आप आगे भी पढ़ेंगे तो आगे जो है सो आपको बहुत ही काम देने वाला चीज़ है। ये हमेशा ये टर्म सब काम देता है 12th में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। तो प्लीज़ इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं आय क्या होता है, इनकम क्या होता है। आगम में से व्यय घटाने पर जो शेष बचता है उसे आय या इनकम कहते हैं। जो हम दिए, जैसे कि अभी आय का उदाहरण समझे थे हम लोग, अभी एग्जाम्पल समझे थे, और आय किसे कहते हैं वो भी समझे थे। तो आय जो है उसमें से जो व्यय है, आगाम में से व्यय घटाने पर, आगाम में से व्यय घटाने पर जो शेष बचता है उसे आय कहते हैं। आगे मतलब आगे जो, जैसे कि आय इक्वल टू बराबर आगाम माइनस व्यय, यानी जो आगे जो हम लोग देंगे पैसा किसी को, जैसे कि चाय की दुकान में अगर किसी स्टाफ को रखते हैं तो उसका जो वेतन देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, उसमें से जो आगे जो देंगे उसका जो एक्सपेंस होगा उसको घटा देंगे। ठीक है, मान लीजिए हमको इनकम, मान लीजिए हमको जो है चाय की दुकान में एक दिन का एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए एक दिन में जो है मान लीजिए एक दिन में 100 रुपये का कमाई हुआ, मतलब कि बिका, ठीक है, चाय 100 का बिका, और उसमें से जो है कॉस्ट सबको घटा देंगे, मतलब कि जो हम लोग को लागत लगा, यानी कि चाय पत्ती, चीनी, गैस स्टोव, ये सब का जो प्राइस होगा, दाम जो होगा, कीमत जो होगा, उसको माइनस कर देंगे। तो जो बचेगा हमारे पास, जितना बचेगा वही हमारा इनकम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इनकम। आगाम में से व्यय घटाने पर जो शेष बचता है उसे इनकम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म को समझते हैं। नेक्स्ट टर्म है दायित्व। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको हमेशा मिलेगा। दायित्व क्या होता है, यानी कि लायबिलिटीज क्या होता है? वह धन जो व्यावसायिक उपक्रम को दूसरे को देना है। देखिए, वो धन एक वैसा धन जो व्यवसाय से संबंधित हो और व्यवसाय में दूसरों को देना है। ठीक है, मेरा नहीं है, वो दूसरों को देना है, दायित्व कहलाता है। जैसे लेनदार का बिल, ऋण का अधिक कर्ज इत्यादि। दायित्व, जैसे अगर हम लोग किसी से मशीन उधार लिए, मतलब कि कोई भी सामान उधार लिए, मान लीजिए पैसा ही उधार लिए 100 रुपया, तो वो 100 रुपया जो होगा वो मेरे ऊपर उसका लायबिलिटीज होगा, मतलब कि मेरा लायबिलिटीज होगा, यानी कि कर्ज होगा। ठीक है, कर्ज एक तरह से दायित्व ही कहलाता है, तो याद रखिएगा कर्ज। ठीक है, वह धन जो व्यावसायिक उपक्रम को दूसरों को देना है, दायित्व कहलाता है। ठीक है, जो दूसरों को देना है, जो मेरा नहीं है, और जो मेरा है वो दायित्व नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो संपत्ति कहलाएगा। जैसे मेरे पास मेरा 1 लाख रुपया है, मेरे पास 100 रुपया अपना है, मेरा मशीन है, मेरा बिल्डिंग है, मेरा ज़मीन है, तो जो मेरा है, जो अपना है, वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए संपत्ति हो जाएगा, मेरा संपत्ति हो जाएगा। और जो दूसरों का है, जैसे वो पैसा उसका है, ज़मीन उसका है, मतलब कि उसका है, मतलब कि दूसरे का है, तो वो उसके लिए संपत्ति होगा और मेरे लिए दायित्व होगा। मेरे लिए दायित्व कैसे होगा, हम जब उससे लिए हैं, मतलब कि मेरा नहीं है, हम उससे लिए हैं। ठीक है, तो मेरे लिए वो दायित्व हुआ। ठीक है, और उसके लिए वो संपत्ति हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा दायित्व और संपत्ति। देखिए, दायित्व का निम्नलिखित प्रकार है। दायित्व भी कितने प्रकार के होते हैं, ये कुछ प्रकार के होते हैं। अब हम लोग दायित्व के प्रकार को समझेंगे। दायित्व का प्रकार कुछ इस प्रकार है। अस्थायी दायित्व, यानी कि फिक्स्ड लायबिलिटीज। अब ये फिक्स्ड लायबिलिटीज क्या होता है, हम लोग इसको समझते हैं।
अस्थायी दायित्व। दीर्घकालीन या फिर अस्थायी दायित्व से अभिप्राय ऐसे दायित्व से है जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के पश्चात होना है। मतलब देखिए, अस्थायी दायित्व क्या होता है, दायित्व को दो भागों में बांटा गया है, चालू दायित्व या फिर चालू ऋण या फिर अस्थायी दायित्व। तो अस्थायी दायित्व क्या होता है, दीर्घकालीन या फिर अस्थायी। दीर्घकालीन मतलब कि बहुत लंबे समय के लिए जो दायित्व होता है उसको हम लोग अस्थायी दायित्व कहते हैं। जैसे हम किसी से 1000 रुपये उधार लिए या फिर 100 रुपये उधार लिए और वो लंबे समय के लिए हम उधार लिए हैं, ठीक है, उसको हम लोग जैसो मान लीजिए 2 साल के बाद या फिर 5 साल के या फिर 1 साल के बाद देंगे, तो वो जो हो जाएगा वो अस्थायी दायित्व होगा। जो दीर्घकालीन के लिए दायित्व होता है उसको अस्थायी दायित्व कहते हैं, ठीक है, जिसका भुगतान हम लोग लंबी अवधि के पश्चात करेंगे, मतलब कि बाद में करेंगे। लंबी अवधि यानी कि लंबी समय के बाद करेंगे, लंबा समय के बाद। उदाहरण के लिए ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन जमा, ठीक है, ये सब जो होता है वो क्या होता है, अस्थायी दायित्व का कुछ उदाहरण है ये सब। ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन जमा, ठीक है। उसके बाद चालू दायित्व क्या होता है, चालू ऋण क्या होता है, तो चालू ऋण वे ऋण कहलाते हैं जिनका भुगतान अल्प अवधि में किया जाता है। देखिए, जैसा कि पहले ही आपको बता दिए हैं, अस्थायी दायित्व क्या होता है, जो दीर्घकालीन में किया जाता है, ठीक है। अस्थायी दायित्व एक वैसा दायित्व होता है जो लंबे समय के पश्चात यानी कि लंबे समय के बाद किया जाता है, ठीक है, भुगतान। और ये चालू दायित्व जो होता है, चालू दायित्व वे दायित्व होते हैं जिनका भुगतान अल्प अवधि यानी कि कम अवधि में किया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण आप इस प्रकार याद कर लेंगे, विविध लेनदार, बैंक अधिकर्ष, अदत्त व्यय आदि, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट टर्म जो है उसको समझते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आई है तब तो अच्छी है, अगर नहीं समझ में आया है तो अपना डाउट आप प्लीज़ पूछिए। अगर आप लोग पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं ये वीडियोज़ में, और आप लोग क्लास कर रहे हैं और आप लोग एक्टिव है क्लास के प्रति, तो मुझे अच्छा लगेगा, हम मोटिवेट होंगे पढ़ाने में और मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सभी जगह, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए ले आ सकें कमेंट का ये कॉमर्स का। और हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप अगर ऑब्जेक्टिव सीरीज करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट होगा तो उसका भी सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे जल्द से जल्द। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आप लोग को भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है समझते हैं उसको। नेक्स्ट है एक्यूर्ड इनकम। अब ये एक्यूर्ड इनकम क्या है, तो जो आमदनी प्राप्त होना बाकी है उसे एक्यूर्ड इनकम यानी कि अपर्जित आय कहा जाता है। एक्यूर्ड इनकम यानी कि अपर्जित आय, उपार्जित आय जो होता है, एक्यूर्ड इनकम यानी कि उपार्जित आय जो होता है वो क्या होता है, एक वैसा इनकम जो हम लोग को प्राप्त होना बाकी है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है, कभी ना कभी प्राप्त होगा ऐसा निश्चित है। तो जो प्राप्त नहीं हुआ है अभी, बाद में जो प्राप्त होगा उसको एक्यूर्ड इनकम बोलेंगे। जो उधार है बाद में प्राप्त होना होगा। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको एक्यूर्ड इनकम भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है पेटेंट राइट क्या होता है, तो पेटेंट राइट को हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, पेटेंट राइट क्या होता है, बैंक से अधिक निकाले गए राशि को बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ये भी टर्म है एक,
बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो आप इसको भी याद कर लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। जैसे आपके अकाउंट में, आपके खाता में कुल 1000 रुपया है, ठीक है, और आप बैंक से 2000 रुपया निकाल लिए, तो वो जो हो जाएगा वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। वो जो 1000 एक्स्ट्रा आप निकाले हैं वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो अधिक राशि निकालने पर निकाले गए राशि को ही हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जब कोई खाता शून्य तक पहुंच जाता है तो एक ओवरड्राफ्ट उधार संस्था से क्रेडिट का विस्तार होता है। एक ओवरड्राफ्ट व्यक्ति को धन वापस लेने की अनुमति देता है, भले ही खाता में कोई धन हो या वापसी को कवर करने के लिए प्राप्त न हो। असल में ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि बैंक ग्राहकों को एक निश्चित राशि उधार देने की अनुमति देता है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है इसमें बैंक जो है आपको एक उधार के रूप में कुछ पैसा देगी, आपको कर्ज के रूप में, उधार के रूप में, ठीक है, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, अनुमति देता है बैंक ओवरड्राफ्ट का। बैंक ये सुविधा खातेधारकों को देती है। आपका बैंक अपने ओवरड्राफ्ट को कवर करने के लिए अपने स्वयं के धन का उपयोग करने का विकल्प चुन सकता है। एक और विकल्प ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट कार्ड से जोड़ना है। देखिए, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, यानी कि बहुत सारे आदमी के पास क्रेडिट कार्ड होता है और दुकानदार के पास भी क्रेडिट कार्ड होता है। अब ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो वो बैंक मतलब कि एटीएम के तरह ही होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो एटीएम की तरह होता है, एटीएम कार्ड की तरह। तो ये क्रेडिट कार्ड है अगर आपके पास, तो उसका फैसिलिटीज़ ये होता है, उसका सुविधा ये होता है कि आप बैंक से अधिक पैसा, यानी कि जितना आपके खाता में है उससे अधिक पैसा आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके खाता में था पैसा 1000 और वो शून्य हो गया, यानी कि कुछ आप मान लीजिए खर्च कर लिए उस पैसा का, और आपके खाता में अभी शून्य बैलेंस, यानी कि जीरो बैलेंस बचा हुआ है। तो अगर क्रेडिट कार्ड है आपको, तो क्रेडिट कार्ड आप लोग को ये फैसिलिटीज़ देगी कि आप उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कुछ ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं और बाद में आप उस पैसा को चुका सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ देती है क्रेडिट कार्ड। यहाँ वही लिखा गया है, यदि बैंक आपके ओवरड्राफ्ट को कवर करने के लिए अपने स्वयं के धन का उपयोग करता है तो यह आमतौर पर आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित नहीं करेगा। ओवरड्राफ्ट सुरक्षा आपको अपने चेकिंग खाते को प्रबंधित करने के लिए एक मूल्यवान टूल प्रदान करता है। इस तरह कह सकते हैं कि एक बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक चालू खाते पर लचीली, यानी कि फ्लेक्सिबल उधार सुविधा जो मांग पर चुकाया जा सकता है। हाँ, ये इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो देती है पैसा, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो एक चालू खाते पर फ्लेक्सिबल, यानी कि लचीली उधार सुविधा जो मांग पर चुकाया जा सकता है। अगर बैंक मांग रही है आपको, वो एक अवधि देती है, यानी कि टाइम देती है, 1 महीने के अंदर उसको चुकाना होता है। अगर बैंक जो 1 महीने के अंदर आपसे मांग रही है पैसा, तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। कुछ दिन के लिए ही आपको वो जो है सो उधार कर्ज के रूप में देगी। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है बैंक चालू खाते पर लचीली, यानी कि कम समय के लिए जो फ्लेक्सिबल होता है, लेता है उधार सुविधा है जो मांग पर चुकाया जाता है। जो आपसे अगर बैंक मांग रही है 1 महीने के अंदर, तो आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये था बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी बनती जा रही है और आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो बनाना ठीक नहीं रहेगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे, उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग ही कमेंट करते हैं कि सर प्लीज़ शॉर्ट वीडियो बनाइए, तो हम आधा घंटा का ही वीडियो रहने देते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट पॉइंट सब जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपको थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा और इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे।
जैसे कि टैक्स, अकाउंटिंग, कर लेखांकन, ये सब जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखेंगे, मुझे आशा है। और जितने भी समझाए गए हैं टॉपिक को, टर्म को, शायद आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके और आपको भी हेल्प हो सके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, इसको याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।